अस्सलाम वालेकुम बच्चों, होप यू ऑल आर गुड, यू ऑल आर फाइन। सब मेरे बच्चों का campus.p के ऑफिशियल पोर्टल पे खुश आमदीद। मेरे तमाम सुनने और देखने वाले बच्चों को मेरा सलाम। लें जी बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे और अपने टाइम को FLP की तैयारी में अच्छा खासा सर्व किया होगा, वक्त को ज़ाया नहीं किया होगा, क्योंकि आज आप लोगों का FLP है। और मज़े की बात यह है कि आज आप लोगों का FLP मेरी फरमाइश थे, वो है ना, जैसे काला जोड़ा पाप मेरी फरमाइश पे, इसी तरह आज FLP मंडे को करा मेरी फरमाइश पे, आप लोगों का FLP मंडे को है आप लोगों की फरमाइश पे। इसके बावजूद अगर आप लोगों का FLP अच्छा ना हुआ तो फिर यकीन करें बेइज्जती मुकद्दर बन जाएगी। तो बेहतर ये है कि प्रिपेयर करके अच्छी तरह, वालेकुम अस्सलाम फरखंदा, हफ्सा, मोहम्मद साजिद, ऑल ऑफ यू वालेकुम अस्सलाम। जो बेहतर ये कि अभी भी आपका जब भी FLP है, शाम को है, रात को है, जब भी अच्छी तरह प्रिपेयर करके फिर दीजिएगा, ठीक है। प्रिपरेशन मुकम्मल तौर पे करके फिर देना, ठीक है जी। मोहम्मद साजिद वालेकुम अस्सलाम। हाँ ओके, बख्तावर का कमेंट है, वालेकुम अस्सलाम बेटी। अब अपनी बात को शुरू करते हैं, क्या ख्याल है, बात शुरू करें बच्चों। आयजा वालेकुम अस्सलाम। नुमान खान, द लेजेंड नुमान खान, वालेकुम अस्सलाम। ले जी बात शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 5 पे हमारी डिस्कशन चल रही थी। चैप्टर नंबर 5 इज एंगुलर मोशन। हम लोग चैप्टर नंबर 5 पे पुत्र बात कर चुके थे। कहां तक हम चैप्टर नंबर 5 पे बात कर चुके थे, अप टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स से एक कदम आगे बढ़ते हैं। रिलेशन में आपको बता चुका था। आज बात शुरू करूंगा एक सवाल के साथ। मजा आ गया। आई गेस ये सवाल पहले आपको करवा दिया था, अगर नहीं भी करवाया था ऐसे करवा दिया था सवाल। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 kilogram is rotated in a circle at a constant speed, circle of radius 5 meter at constant speed। सवाल बड़ा मजे का, मेरा पसंदीदा सवाल है। The time for one complete rotation। ले जी, इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। एक सर्कल है, दो किलोग्राम की, एक 2 किलोग्राम की बॉडी है जो सर्कल में रोटेट कर रही है। उस सर्कल का रेडियस 5 मीटर है। आपने टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। ऑप्शन ए 0.3 सेकेंड्स, ऑप्शन बी इज 3.1 सेकेंड्स, ऑप्शन सी इज 4 सेकेंड्स, ऑप्शन डी इज नन। अच्छा सवाल है, काफी अच्छा सवाल है, एक अनएक्सपेक्टेड सा क्वेश्चन है। वालेकुम अस्सलाम अनीसा, आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह का एहसान, होप यू आर आल्सो गुड। तो भाई देखिए इसमें क्या चीजें गिवन है। मास इज गिवन, फिर इसमें आपको रेडियस इज गिवन, और कहा जा रहा है कि वो रोटेट कर रहा है। उसका टाइम फॉर वन कंप्लीट रोटेशन। फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स F इज इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला आपने किया था mr ओमेगा स्क्वायर। अगर आप इस फॉर्मूले को गौर से देखें, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें, mr ओमेगा क्या होता है, टू कंप्लीट रोटेशन के लिए 2 पाई बाय कैपिटल T। कंप्लीट रोटेशन में जो थीटा है वो 2 पाई होता है। टाइम को टाइम पीरियड कह देते हैं। So this is, you have got आपके पास ये जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स आ गई। अगर इसमें वैल्यूज पुट करें, ओके आई एम सॉरी, थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा गया, 2 क्वेश्चन मिक्स हो गए, ऑप्शन ये नहीं है। एक मिनट, सवाल थोड़ा सा मिक्स हो गया। टाइम फॉर कंप्लीट रोटेशन इज 3 सेकेंड्स, फाइंड सेंट्रीपिटल फोर्स Fn, ये फाइंड करनी। तो ऑप्शन एक है जी 4 पाई स्क्वायर ओवर, जज्बाती हो गया थोड़ा सा, 9
न्यूटन बी है जी 40 पाई स्क्वायर ओवर 9। ऑप्शन सी है 100 पाई स्क्वायर ओवर 9। ऑप्शन डी है 400 पाई स्क्वायर ओवर 9। सबके साथ न्यूटन फोर्स का मौजूद। ले जी, इसको सॉल्व करना कैसे करेंगे? वालेकुम अस्सलाम बिस्मा ईशा, वालेकुम गुड मॉर्निंग। तो ले भाई यहां पे वैल्यूज पुट करें। मास इज हाउ मच मास इज देयर 2 किलोग्राम्स। रेडियस हाउ मच रेडियस इज देयर 5 पुट कर दिया। और 2 पाई ओवर टी टाइम फॉर कंप्लीट रोटेशन इज 3 ये पुट किया। होल स्क्वायर लिया, फोर्स चाहिए, मल्टीप्लाई करते हैं 2 5 10 अंदर मल्टीप्लाई होगा 4 पाई स्क्वायर ले लेंगे तो ओवर 9। तो भाई ये इससे मल्टीप्लाई होके 40 पाई स्क्वायर ओवर 9 आ गया। सवाल सिंपल था, बाज़ औक़ात बच्चों को फॉर्मूला ही समझ में नहीं आता तो इतना सिंपल सवाल भी बच्चे छोड़ देते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। देखिए मैं आप लोगों को एक बात आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप लोग सारे मेरे बच्चे मेरी जिन जान है। एक बात याद रखिएगा, एक मशवरे के तौर पे दे रहा हूं, ये बात ज़हन में बिठा लें। सिर्फ डेफिनेशंस का याद होना, फॉर्मूलाज का पता होना नॉलेज नहीं है। डेफिनेशंस को यूटिलाइज करना, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना असल। आपको एक फॉर्मूला पता है, आपको अप्लाई करना नहीं आता ना, वो आपके लिए बेफायदा है। हमारे बच्चों में प्लीज एक बात याद रखिएगा, मैं अपने सारे बच्चों से मुखातिब हूं। आप सारे पाकिस्तान के कल्चर से बाहर आए हैं, आप सारे पाकिस्तान से एफएससी प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग करके बाहर हैं। मेरी बात बड़े गौर से सुनिएगा। हम जब इंटर करके उठते हैं, इंटर करके बाहर आते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर करके बाहर निकलते हैं, हमारे बच्चों को स्पून फीडिंग की इस कदर आदत पड़ गई होती है। यकीन करें, मैं अपनी फिजिकल क्लास जो मैं इंटर की पढ़ाता हूँ ना, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, मैं बच्चों को एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं करवाता, न्यूमेरिकल्स नहीं करवाता, उनसे क्लास में सॉल्व करवाता हूँ। उन्हें व्हाइट बोर्ड पे बुला के उनसे न्यूमेरिकल हल करवाता हूँ, चाहे बच्चियां हों चाहे बच्चे हों। इसकी रीजन, उस वक्त बच्चे मौके पे तो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, तंग होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं कि यार ये क्या बात हुई। मतलब अगर कोई लड़का आ तो हमारी लड़कियों में बेइज्जती हो जाएगी। लड़कियों की क्लास है, लड़कियां बैठी हुई, लड़के बैठे हुए, किसी बच्चे को व्हाइट बोर्ड पे बुला के सॉल्व कराओ, कहते हैं हमारी बेइज्जती हो जाएगी, क्या सर ये क्या बात हुई। बड़े उस वक्त रूड होते हैं। लेकिन यकीन करें बाय द एंड ऑफ सेशन उनको इस चीज़ का फायदा होता है, उन्हें चीज़ें अप्लाई करनी आती हैं। हमारे बच्चों को स्पून फीडिंग की आदत पड़ गई है। हमारे बच्चे कहते हैं कि हर चीज़ हमें करवाई जाए, खुद दिमाग को किस तरह इस्तेमाल करना है हमने छोड़ दिया। हमें बिल्कुल आइडिया नहीं हाउ टू अप्लाई द नॉलेज, कहाँ पे नॉलेज अप्लाई करना और कैसे करना। ये आएगा जब आप खुद से काम करने की आदत डालेंगे। याद रखिए, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इफ यू थिंक इट इज इम्पॉसिबल, इट विल बी इम्पॉसिबल। तो कोशिश करें कि कभी कहीं फंसें तो हल करें, उस सवाल के साथ लड़ें कि भाई मुझे इसका जवाब चाहिए। अगर आप सॉल्व ना कर सकें तो, क्योंकि बाज़ वक़्त मुझे ना मैं देखें कभी भी सवालों से तंग नहीं होता। एक बात याद रखिएगा, ये मेरा अल्लाह जानता है, ये मेरा और मेरे अल्लाह का मामला। मैं अपने सवालों से कभी भी तंग नहीं होता। लेकिन कभी कभार इस तरह का क्वेश्चन आया होता है कि मुझे उस सवाल का जवाब देना एम्बैरेसमेंट लग रही होती है। मैं जब बच्चे को देखता हूँ, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल जनरली बात करूँ। मैं जब उस सवाल को देखता हूँ, फिर उस बच्चे को देखता हूँ, कहता हूँ कि क्या यार, जो आप अपने आप से कहते हो कि क्या यार ये जो बच्चा सवाल पूछ रहा है, क्या इसको जेब देता है। यू आर ऑन सेकेंड ईयर, यू आर ऑन इंटर लेवल। नाउ इफ समवन आस्क मी 4 डिवाइडेड बाय 2 कैसे आ गया, सो इट इज शेमफुल फॉर मी, इट इज शेमफुल फॉर पाकिस्तान एजुकेशन के भाई हम क्या पढ़ के आ रहे हैं। बच्चे को 4/2 इज इक्वल टू 2 होता है, यही नहीं पता, सेकेंड ईयर में हम आ गए। सो कुछ चीज़ें इस तरह की हैं कि सवाल इस तरह के सवाल किया करें जो आपको जेब दे। अच्छा, बच्चे फिर मेरी इस बात के बाद पूछते हैं कि सर इसका मतलब हमें कैसे पता चलेगा ये सवाल वैलिड है कि नहीं, कि हम सवाल करेंगे ना करेंगे, सवाल छोड़ दें। तो भाई इसका तरीका ये होता है कि जब भी आप कहीं पे फंसें उसके साथ लड़ने की कोशिश करें। मैं आपको टॉन्ट नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ आगे बढ़ने का तरीका बता रहा हूं। नेवर एवर ट्राई टू ग्रैब सहारा, हमेशा सहारा और आसरा पकड़ने की कोशिश ना करें, लड़ने की कोशिश करें, फाइट करने की कोशिश करें। आप गिरेंगे, उठेंगे,
फिर उसके बाद जाके आपको जवाब मिलेगा। अगर आप पहले ही कर देंगे यार नहीं मैं नहीं कर रहा, मैं पूछ लूँगा सर से, वो सवाल का जवाब आपने देख लिया, बिलीव करें अगर वो आपने देख के सॉल्व कर लिया ना, देख के समझ लिया, तो एज इट इज़ वैसे ही सवाल अगर पेपर में भी आ जाएगा ना, आप पेपर में भी वैसे ही बैठ जाएंगे जैसे आप पहली दफ़ा थे। वो आपने जैसे देख के सॉल्व किया, वो आपके दिमाग में गया, दिमाग से ऐसी बाहर निकल गया। मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको सारे के सारे सवालों के सोल्यूशन बना के दूंगा, और मैं दे भी रहा हूँ। जो टफ क्वेश्चन हैं, जो लिटरली क्रिटिकल क्वेश्चन हैं, मैं उनके सोल्यूशन दे रहा हूँ ताकि बच्चों को समझ में आए चीज़ें। मैं आई एम वेरी हैप्पी व्हेन माय किड्स आस्क मी द क्वेश्चंस। तो आप सवाल ज़रूर पूछें, सारे बच्चे सवाल ज़रूर पूछें। आस्क मी द क्वेश्चंस एज मच एज यू वांट, बट एटलीस्ट आस्क द क्वेश्चंस जो आपके स्टैंडर्ड को, आपके मयार को मैच करते हो। डू नॉट आस्क क्वेश्चंस लाइक 2 + 2 = 4 कैसे है। सो इफ़ यू विल आस्क सच क्वेश्चंस, तो मुझे जवाब देने से पहले 1 मिनट के लिए सोचना पड़ेगा कि भाई मैं किस बच्चे को क्या जवाब दे रहा हूँ, बच्चे का सवाल के। ठीक है जी, इट वॉज अ जनरल डिस्कशन, किसी बच्चे को पॉइंट आउट नहीं किया। इट इज़ अ जनरल डिस्कशन फॉर एवरीवन हु इज पास फ्रॉम FSC बैकग्राउंड। यकीन करें हमारे बच्चे को अगर आप FSC में शॉर्ट क्वेश्चंस या MCQs या न्यूमेरिकल्स ना करवाएं ना, बच्चा रोने वाला होता है। बच्चा अगले दिन अपनी अम्मी को ले आता साथ, मुझे एक्सरसाइज नहीं करवाई जा रही, मुझे जो जनाब न्यूमेरिकल्स ही नहीं करवाए जा रहे। तो उसकी अम्मी भी आगे कहती हैं कि न्यूमेरिकल्स तो करवाएं, हालांकि उसकी अम्मी को ये नहीं पता कि पूरी दुनिया में एक्सरसाइज और न्यूमेरिकल्स बच्चों के खुद के करने के लिए होती हैं। ये क्राइम समझा जाता है दुनिया में, ये क्राइम समझा जाता है कि प्रैक्टिस एक्सरसाइज टीचर खुद करवा रहा है। ये क्राइम है। क्राइम क्यों? क्योंकि ये बच्चे के सोचने समझने की एबिलिटी को खत्म कर देता है, इसलिए क्राइम समझा जाता है। मगर यहाँ पे ये क्राइम समझा जाता है कि अगर आप एक्सरसाइज ना करवाएं बच्चे को। ठीक है जी, बाकी लव यू ऑल बच्चों, आप मेरी दुआएं आपके साथ हैं। यकीन करें आप सवाल पूछते हुए अच्छे लगते हैं। हमारे एक सर कहा करते थे, ख्वाजा इमरान डार साहब, अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी दें, वो कैप्स के प्रिंसिपल हैं, उनसे मैं किसी ज़माने में पढ़ा। वो ये कहा करते थे कि डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन अ ह्यूमन एंड एन एनिमल? ह्यूमन आस्क क्वेश्चंस, एनिमल्स डू नॉट। एक इंसान और एक जानवर में एक फ़र्क यही है कि इंसान सवालात पूछते हैं, जानवर नहीं पूछता। आप एक खोते के ऊपर इतना बड़ा नमक लद के ले जाएं या इतना बड़ा सोना लद के ले जाएं, खोते ने कभी नहीं पूछना कि भाई कल नमक था आज सोना है, क्या चक्कर है। जबकि ह्यूमंस ऑलवेज आस्क क्वेश्चन। सो आस्क क्वेश्चंस रेलिवेंट टू योर कैलिपर। यार बात बहुत आगे निकल जानी है, काम करते हैं भाई। सवाल है जी, अगला टॉपिक है जी द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यार आप लोगों के साथ चलें फिर भी थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है गपशप करने का। फिजिकल क्लास होती तो थोड़ा और मज़ा आता है गपशप करने का। खैर ये भी बहुत मज़ा आता है, आप लोगों के साथ थोड़ी सी इतनी भी गपशप हो जाती है, दैट्स ग्रेट। चलें जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। अब जरा तवज्जो के साथ आप लोगों ने 5 से 10 मिनट मुझे सुनना है। ठीक है जी, आई एम ऑल वॉचिंग योर कमेंट्स, तो तवज्जो के साथ बात सुनिएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज़ है? देखें, जब मैंने चैप्टर नंबर 5 आपको शुरू करवाया था, तब मैंने आपको एक बात समझाने की कोशिश की थी, एक बात सिखाने की कोशिश की थी कि पुत्र, जो चीज़ें हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं वो तमाम की तमाम चीज़ें हमने चैप्टर नंबर 5 में सर्कुलर मोशन के लिए कन्वर्ट करनी है। मिसाल के तौर पे हमने चैप्टर नंबर 3 में डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, अब हमने यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है। हमने वहाँ पे वेलोसिटी पढ़ी, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी पढ़नी है। वहाँ पे हमने एक्सेलरेशन पढ़ी, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ ली। सो हमने वो तमाम चीज़ें जो कि हमने चैप्टर नंबर 3 में एक स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए, एक लीनियर मोशन के लिए पढ़ी थी, वो तमाम चीज़ें हमने चैप्टर नंबर 5 में सर्कुलर मोशन के लिए कन्वर्ट करनी है। अब तो भाई वो 3 चीज़ें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को कन्वर्ट कर चुके हैं। अब आता है न्यूटन के लॉज। न्यूटन के लॉ में पहला लॉ ऑफ इनर्शिया का था। इनर्शिया बोले तो मैस। अब भाई सर्कुलर मोशन में मैस के लिए क्या चीज होगी? तो भाई चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 124 पॉइंट नंबर 6 बनता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जुमले पे गौर करना, बड़ी अहम बात करने लगा हूं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द रोटेशनल एनालॉगस ऑफ मैस इन लीनियर मोशन। उर्दू तर्जुमा आसान भाषा में यह है कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैस का मुतबादिल है सर्कुलर मोशन में, कि जो काम मैस लीनियर मोशन में करता है वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर मोशन में करता है। सो हमें इतनी बात तो समझ में आ गई मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अहमियत,
मास वाली ही है। सर्कुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वही अहमियत है जो कि लीनियर मोशन में मास की है। तो भाई अहमियत क्या है? लीनियर मोशन में मास क्या चीज प्रोवाइड करता है? इनर्शिया प्रोवाइड करता है। इनर्शिया पढ़ा हुआ ना छोटे से, इनर्शिया इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट रेस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि अगर आप गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी एकदम चलिए, आपको पीछे की तरफ झटका लगेगा। वो क्यों लगेगा? क्योंकि आपकी बॉडी चाहती है कि मैं रेस्ट पे ही रहूं। गाड़ी का चलना आपकी बॉडी को पसंद नहीं आया। इसी तरह अगर गाड़ी चल रही एकदम ब्रेक्स लगे, आपको ऐसे झटका लगता है। आपकी बॉडी चाहती है कि आप मोशन में रहें। अब गाड़ी की ब्रेक्स लगना आपकी बॉडी को पसंद नहीं आया, ये इनर्शिया लीनियर मोशन में है। यही प्रॉपर्टी सर्कुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के नाम से जाहिर की जाती है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द रिप्लेसमेंट ऑफ मास। ये मास का मुतबादिल है। सो पहला पॉइंट, पहली चीज आपको पता लग गई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज है? रिप्लेसमेंट ऑफ मास इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही काम करेगा जो लीनियर मोशन में मास किया करता था। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है, आई से रिप्रेजेंट करते हैं एम आर स्क्वायर। सो मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, डायमेंशंस यहां ही लगे हाथ, यहां ही निकाल लो। मास बोले तो किलोग्राम्स, आर बोले तो मीटर्स। सो ये बन गया ml2 किलोग्राम्स मीटर स्क्वायर। डायमेंशंस भी निकल आई। फिर उसके बाद मैंने कहा था कि जब भी हम कोई क्वांटिटी पढ़ते हैं, हमारी कोशिश होती है उस क्वांटिटी की नेचर पढ़े। यार ये मैं बड़ी जबरदस्त बात करने लगा हूं, बस बात को समेटना है, बात को गिरने नहीं देना। मजे की बात यह है कि दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नीदर वेक्टर नॉर स्केलर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी क्वांटिटी है कि ना ये वेक्टर है ना ये स्केलर है। तो भाई फिर ये कौन सी क्वांटिटी है? याद रखिएगा, ऐसी क्वांटिटीज जो ना तो वेक्टर में शामिल हो ना तो स्केलर में शामिल हो। आपके कोर्स की बात नहीं, लेकिन स्टिल बता रहा हूं, दोस क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज टेंजर। उन्हें टेंजर क्वांटिटीज कहते हैं। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज वन ऑफ टेंजर क्वांटिटीज। अच्छा चलिए मैं फिर एक और चीज बता देता हूं। आप इंशाल्लाह जब आप आगे जाएंगे, बल्कि आप तो मेडिकल के, आप तो टेंजर का आपसे वास्ता नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी सिर्फ ये पॉइंट क्लियर करने के लिए बता देता हूं। कुछ क्वांटिटीज टेंजर होती हैं, यानी वो ना तो वेक्टर होती है ना स्केलर होती हैं, इन बिटवीन होती हैं। जैसे प्रेशर, प्रेशर भी एक टेंजर क्वांटिटी है, स्ट्रेस भी एक टेंजर क्वांटिटी है। इसी तरह ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी एक टेंजर क्वांटिटी, ना तो ये वेक्टर है ना तो ये स्केलर है। अब टेंजर क्या होता है? अगर मैं आपको अगर तो आप आगे इंजीनियरिंग के बच्चे होते तो मैं आपको मजीद डिटेल में डिस्कस करता, लेकिन आप लोगों के लिए फायदेमंद चीज नहीं है। आप लोगों का कभी वास्ता जिंदगी में उसे नहीं पढ़ना, सो नो नीड टू डिस्कस दैट। सो इट इज अ टेंजर क्वांटिटी। अगर टेंजर है, टेंजर बोले तो लिख देते हैं यहां पे सामने, नीदर वेक्टर नॉर स्केलर। भाई ये ना वेक्टर है ना स्केलर है, हाजा टेंजरुन। इसके बाद आगे चलते हैं। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये किन चीजों पे डिपेंड करती है? इसकी डिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एमसीक्यू बना करते हैं कि भाई ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन। सो डिपेंडेंस इसकी जो है किन चीजों पे है, किन चीजों पे डिपेंड करती है? सबसे पहली बात, ये मास पे डिपेंड करती है। मास के बाद दिस इज आर, इट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर इट डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। आगे बताऊंगा, ओहो शेप लिखना है, तो आगे बताऊंगा कि डिफरेंट शेप्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट है। शेप, SHAPE, शेप। फिर ये ओरिएंटेशन पे डिपेंड करती है कि चीज पड़ी कैसे हुई है। सो इट डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग थिंग्स, मास, साइज, शेप, ओरिएंटेशन और एक आई का मन। सो भाई किन चीजों पे डिपेंड करती है? 4 चीजों पे। मास मैटर, साइज डज मैटर और शेप भी मैटर करती है। ओरिएंटेशन की चीज कैसे पड़ी वे भी मैटर करती है। अब चंद चीजें सुन ले, चंद चीजों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होना चाहिए। सफा नंबर 9 पे राइट साइड पे एक डब्बा बना हुआ है, वहां पे लिखी, डब्बा तो नहीं, 4-5 चीजों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूं। अब ये नोट करनी है चीजें जो मैं भी बताने लगा हूं, क्योंकि उसके बाद आगे मैंने जब सवाल पूछना तो यही इस्तेमाल करवानी है। सो भाई पहली तो डेस्क है। डेस्क बोले तो
सिक्का, जैसे कॉइन होता है, अंदर से सॉलिड प्लेट की तरह का। डिस्क के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है I फॉर डिस्क इज 1/2 mr²। फिर भाई एक ऐसी ही चीज है जिसे छल्ला बोलते हैं। छल्ला वो कौन सा, वो जो कहते हैं छल्ला पवा दे, वो वाला छल्ला मीन्स होल, जैसे पोलो होती है, वॉशर जिस तरह वॉशर होती है, रिंग, वो चीज जो सेंटर से हॉलो, सेंटर से खाली हो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I फॉर, उसे हुप कहते हैं, हुप। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr²। फिर आपकी किताब में एक चीज और बनी हुई है ऐसी, दैट इज समथिंग लाइक दिस, इसे रॉड बोलते हैं। ये रॉड है, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पे लिखूंगा तो नजर आएगा ना, आएगा आएगा। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I फॉर रॉड इज 1/12 ml²। दिस इज द लेंथ ऑफ रॉड। ठीक है जी। फिर इसके बाद अगली चीज जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होना चाहिए, दिस इज सफियर। ये सफियर है, सफियर, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं। ये बॉल, डिस्क और सफियर में फर्क कर लीजिएगा। सफियर समझते हो, सफियर जिस तरह के अर्थ है। अगर आपने कभी स्नूकर खेली हो तो स्नूकर का बॉल एक सफियर है। सफियर बोले तो वो चीज जो कि अंदर से भरी हो, खाली खोखली ना हो, वो सफियर होता है। मिसाल के तौर पे वो कंचे छोटे होते जो आप वो बंटे खेलते होते थे, वो सफेद है, सॉलिड है, अंदर से खाली नहीं है, खोखले नहीं है। उनके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I फॉर सफेद IS, दैट इज इक्वल टू 2/5 mr²। R इज देयर रेडियस। अब इसी तरह एक और चीज है गोल सी, दैट इज बॉल, हाजा बॉल। अब बॉल के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, बॉल और सफियर में क्या फर्क है, बॉल अंदर से खाली होता है। अगर आप कभी अपने टेनिस बॉल को काटें तो देखिएगा उसकी सिर्फ सेंटर सरफेस ही होती है, अंदर से वो खाली होता है, खोखला होता है। कशफ 3D तो होता है, 3D तो बॉल भी है। बॉल और सफियर में फर्क बता रहा हूं। सेंटर से खाली हॉलो तो बॉल, सेंटर से फिल हो, सॉलिड हो, तो उसे सफियर बोलते हैं। सो I फॉर बॉल इज 2/5 mr²। ये किताब में नहीं लिखा हुआ, बाकी किताब में लिखे हुए। ये सारे जरा नोट कर लो ताकि फिर उसके बाद हम आगे चल सकें। ठीक है भाई। अब एंगुलर मोमेंटम का टॉपिक तुम लोगों को याद होगा, मैं उधर वो गलत फहमी में जल्दी से तेजी से पढ़ा गया था। मैंने कहा था भी लिख लो, लिखा तो नहीं होगा क्योंकि हम भाई कंफर्म बेशरम है, हमने कौन सा लिखना है। उम्मीद है कि लिखा होगा, नहीं भी लिखा तो फटाफट से देख लो। अभी हम देख लेंगे, अभी हमने यकीनन लिखा होगा। मैं फटाफट से भी एक दफा रिवाइज भी करवा देता हूँ। सो ये लिख लिया, रिमूव कर दूं, शाबाश। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे और एक दो टॉपिक्स करवा के फिर डायरेक्ट सवालों पे आऊंगा, वो फिर 2-4 सवाल पूछ लूंगा। अभी सिर्फ टॉपिक्स फटाफट देख लो। रोशेल को लिखा है सर, ठीक हो गया, जबरदस्त है। कितने अच्छे बच्चे मेरे। अली मैं कंफर्म कुछ और कहने लगा था, पर चलो खैर लिखा था। शाबाश शाबाश, अच्छे बच्चे जी, सारी अच्छे बच्चे, सारी अच्छे बच्चे मेरे। वाह भाई वाह, हैरत की बात है, अनएक्सपेक्टेड बात। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट एंगुलर मोमेंटम। हल्का सा इसके ऊपर बता देता हूं, आप लोगों ने लिखा हुआ है, बस एक दफा अपना ईमान ताजा करते चले जाइएगा। एंगुलर मोमेंटम, बस मैं स्पीड से बोलता चला जाऊंगा। नेट नहीं आ रहा, नेट आ तो रहा है। बिस्मा पुत्र नेट रिफ्रेश कर ले। रिफ्रेश बोले तो या तो पेज रिफ्रेश कर ले या नेट ऑफ करके ऑन कर ले मेरा बच्चा। अच्छा, अब एंगुलर मोमेंटम तुम सब जानते हो, L इज इक्वल टू R क्रॉस P। लिखा RP साइन थीटा। लास्ट टाइम बता चुका था, थीटा हमेशा 90 होता है। RP, P को खोला RMV। लास्ट टाइम ये चीजें बता चुका था, थोड़ा तेज इसलिए कर रहा हूं, परेशान नहीं होना। तो भाई L का एक फॉर्मूला MVR। अच्छा हो गया, लिख लिया। आगे चलो, इसी फॉर्मूले में नई
वैल्यूज पुट करो v, तो भाई v इज इक्वल टू क्या होता है आर ओमेगा, v की जगह घुसा दो, तो l इज इक्वल टू क्या बन जाएगा m, v की जगह आर ओमेगा इंटू आर, l इज इक्वल टू m आर स्क्वायर ओमेगा, m आर स्क्वायर i, तो l इज इक्वल टू i ओमेगा। हाजा दूसरा फॉर्मूला, दिस इज द सेकंड फॉर्मूला। यू नो द टू फॉर्मूलाज, मैंने आपको दोनों बता दिए। शाबाश ईशा बेटी, हॉलो सफेयर को ही बॉल कहते हैं, हॉलो सफेयर इज द बॉल ईशा, ठीक है, हॉलो सफेयर इज द बॉल इटसेल्फ। अच्छा इसके बाद आगे चलते हैं। बड़ा मजे का सवाल यार, बड़ा ही मजे का सवाल। अब मैं जो सवाल पूछने लगा हूं ना आप लोगों से, उसका मैं हर बच्चे से जवाब मुतवक्का करता हूं। क्या हाल है सर, ठीक है, उसका मैं हर बच्चे से उसका जवाब हर बच्चे से तवक्का करता हूं। बड़ा ही आसान सवाल पूछने लगा हूं। याद रहे कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका है, चीजें बन चुकी हैं, तैयार हो चुकी हैं, बस आपने अप्लाई करनी है। जिस तरह मैंने शुरू में बात की थी, अप्लाई करने का मजा है, उसी सूरत में नॉलेज का मजा है जब आप उसको अप्लाई करना सीख जाएं। तो भाई सवाल है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी चेंजेस टू L to 4L in 4 seconds, find the torque। मैंने ऐसा फॉर्मूला तो भी कहीं बताया ही नहीं, ये क्या बात हो गई। अब टॉर्क क्या होगा, एक ऑप्शन है 3/4L, एक ऑप्शन है 3/2L, एक ऑप्शन है 3L, एक ऑप्शन है चल भाई साइड पे हो जा नन। हाँ जी, अप्लाई योर नॉलेज एंड ट्राई टू आंसर। कुछ कमेंट आ गए, मैं भूल गया पढ़ने, कहाँ गया माउस, किधर गया मेरा। अच्छा जी, कमेंट है बख्तावर का, सर आज आप सुरीद खा के आए हैं। और सुरीद क्या होता है मुझे पहले ये बताओ जरा, है बख्तावर। अच्छा आजा आजा के ठीक है। ए बेटी ने जवाब दिया, जहरा, जहरा बेटी तुम बहुत तेज हो, तुमने पहले ये सवाल मुझसे कर लिया है ना, बहुत तेज हो तुम। मेरा ख्याल है मैंने ये क्वेश्चन तुम लोगों को पहले ही करवाया था। लो भाई, नहीं भी करवाया तो जवाब दो, जवाब दोगे फिर आगे चलूंगा। लुबाबा। अच्छा लुबाबा, मैं आम का नाम हमेशा प्रोनाउंस करना शुरू करता हूँ लुबाहा, पर मुझे याद आता है कि लुबाबा नाम है। आयजा ए, ईमान ए, अनीसा ए, ओके फाइन। समथिंग मोर बख्तावर, अरेबिक डिश, ओके। नहीं मुझे नहीं पता था कि ये अरेबिक डिश है, मतलब मैं आई हैव नेवर सीन। मैंने सिर्फ अरेबिक शवारमा खाया हुआ है, इससे ज़्यादा और अरेबिक कुछ नहीं खाया हुआ। सानिया ए, अलीजा ए, मोहम्मद साजिद, तुम लोग सारे बहुत ही, तो पहले तुम लोगों ने न्यूमेरिकल किया हुआ वाला। तो भाई देखो, बस फिर देखो यहाँ पे होना क्या है, इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। बचपन में 3rd चैप्टर में बताया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू द अप्लाइड फोर्स। अब इस सारे फॉर्मूला को, ये फॉर्मूला किसके लिए, ये फॉर्मूला है लीनियर मोशन के लिए, लीनियर मोशन का फॉर्मूला है ये। तो लीनियर मोशन के फॉर्मूले को कन्वर्ट करना है किसके लिए, सर्कुलर मोशन के फॉर्मूले के लिए। तो भाई तमाम चीजें कन्वर्ट कर दो, शाबाश, गुड बख्तावर, वेरी गुड। अब आप जानते हो कि जो मोमेंटम है दैट इज इक्वल टू डेल्टा एल, टाइम दैट इज इक्वल टू टाइम, टाइम इज सेम। फोर्स मैंने बताया था एक ऐसी चीज है जो कि बॉडी को चलाती है या रोकती है। तो फोर्स के अगेंस्ट सर्कुलर मोशन में हमारे पास टॉर्क होता है। टॉर्क एक ऐसी चीज है जो कि बॉडी को घुमाता है या घूमने से रोकता है। सो दिस फॉर्मूला, माइंड दिस फॉर्मूला इज नॉट रिटन इन योर बुक, आपकी किताब में नहीं लिखा हुआ, मगर स्टिल आपको पता होना चाहिए टॉ इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर डेल्टा टी। इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो जवाब हमारे पास ए आ जाएगा, 4L माइनस एल, 3L डिवाइडेड बाय 4, यानी 3L बाय 4 इज आंसर। अच्छा जी, शाबाश। तो यहां तक बात होगी। फिर एक नया कॉन्सेप्ट, वन अनदर न्यू कॉन्सेप्ट इज सर्कुलर इंपल्स। ओए हो, सर्कुलर इंपल्स is also known as angular impulse.
एंगुलर इंपल्स। अब भाई इसमें क्या होगा, वहां पे इंपल्स क्या कहते थे आप, इंपल्स वाज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। यहां पे सर्कुलर इंपल्स क्या होगी, द प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क एंड टाइम डेल्टा टी। तो अगर तुमसे कोई सर्कुलर इंपल्स कैलकुलेट करने को पूछे तो उसे कैसे कैलकुलेट करोगे, डेल्टा टी को टॉर्क को मल्टीप्लाई कर दोगे, टाइम को मल्टीप्लाई कर दोगे टॉर्क के साथ, दैट इज सर्कुलर इंपल्स। सर्कुलर इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ये फॉर्मूला भी अपने पास लिख लो, ठीक हो गया। सो यहां पे दो नई चीजें और सीख ली। आगे चलते हैं भाई। यार मुझे याद पड़ता है मुताहिर एक लड़का होता था, मुताहिर वो नजर नहीं आ रहा आजकल, एमडी कैट के, एमडी कैट के मुताहिर। इफ यू आर लिसनिंग टू मी, बस ऐसे ही आप मेरे ज़हन में एकदम आगे, सो जरा मुझे बताइएगा इफ यू आर हियर। बस ऐसी आगे, काफी देर से उसका कमेंट नहीं देखा। आगे चलते हैं भाई। सो एंगुलर मोमेंटम पे बात हो गई। हाय हाय हाय, अगला कॉन्सेप्ट बड़ा मजे का आ गया। बस एक बात आखिरी इस पे कर लूं, उसकी डायमेंशंस पे कर लूं। अब ऑलरेडी पहले बता दी मैं, लेकिन फिर भी बता देता हूं एक दफा। इसकी डायमेंशंस क्या, तो जिन बच्चों ने पिछली बार नहीं सुना था वो इस बार सुन लेंगे। इसकी डायमेंशंस क्या होती हैं भाई, फार्मूला क्या है, L इज इक्वल टू आर पी, आर इज मीटर, पी इज मीटर्स, मोमेंटम है ना, तो किलोग्राम्स मीटर्स पर सेकेंड, मीटर्स पर सेकेंड, तो ये बन जाएगा किलोग्राम्स मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। डायमेंशन बन गई mL2T-1, बोले तो जाउल सेकेंड्स, ठीक है। यानी कि डायमेंशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशंस क्या है, जाउल सेकेंड, सिमिलर टू एच। एच बोले तो प्लैंक सेकेंड, जिसकी भी जाउल सेकेंड ही होती है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। मोहन व्रत लाइट की, रुशेल लाइट की वजह से तो नजर आता है बेटा। चलिए मैं कमेंट्स पढ़ लूं फिर सबके जवाब देता हूं। अच्छा, रुशेल ने कहा लाइट की वजह से नजर नहीं आ रहा। रुशेल क्या चीज नजर नहीं आ रही, क्या चीज नजर नहीं आ रही, मैं एक मिनट ठहर थोड़ा करीब आके देखूं। रुशेल जो चीज नजर नहीं आ रही मुझे बता दे, मैं दोबारा लिख देता हूं साइड पे कहीं पे करके। सानिया किधर गई, डेल्टा एल क्यों लिखे, डेल्टा एल इसलिए लिखा बेटे, देखें वहां पे आप क्या पढ़ते थे, चेंज इंपल्स क्या थी, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो भाई यहाँ पे डेल्टा एल है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। अगर टॉर्क को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो एंगुलर मोमेंटम में क्या तब्दीली आई है वो आ जाएगा। तो डेल्टा एल बोले तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, ये मोहन व्रत क्या होता है जी, ईशा, अच्छा मुताहिर, अस्सलाम सराय मेहर, मुझे भी पता चला कि आपने याद की। जी मुताहिर, आप किधर गायब हैं यार, आप तो नजर ही नहीं आ रहे। ऊपर वाला, अच्छा जी ऊपर वाला नजर नहीं आ रहा, ऊपर वाला मिटा के नीचे वाला बना देते हैं। ये ले रुशेल, इसमें इतनी परेशानी वाली कौन सी बात है। ये ले बेटी, so, एंगुलर मोमेंटम के यूनिट्स जाउल सेकंड होते हैं। मैंने कहा था ये बिल्कुल सिमिलर है, किसके सिमिलर है, प्लैंक्स कांस्टेंट के, उसके यूनिट्स भी जाउल सेकंड ही होते हैं। मैंने सिर्फ ये लिखा था। अच्छा हो गया, तो अब आ जाओ अगले कॉन्सेप्ट पे। अगला कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपने सॉरी सर, एक्चुअली मेरा सेकंड लेफ्टिनेंट का पेपर है तो उसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। चलें अच्छी बात, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। मुताहिर मेरी दुआएं आपके साथ। शामिर आप बहुत स्लो है यार, बबलू तुम्हारा साबुन स्लो है क्या। चलिए जी, इससे आगे मूव ऑन करते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। फिर अगला कॉन्सेप्ट ना आपने बस 5 मिनट, बहुत गौर, 5 मिनट नहीं 10 मिनट का कॉन्सेप्ट है, तो 10 मिनट आपने गौर से सुना। बस 2 पॉइंट्स और रह गए आपके, देन ये चैप्टर विल बी फिनिश्ड इंशाल्लाह। ले जी, अच्छा जी बच्चों, आई नीड योर मुकम्मल अटेंशन। मोहम्मद साजिद मुताहिर, आई नीड योर मुकम्मल अटेंशन, आई नीड योर फुल अटेंशन। अपनी तवज्जो का मरकज इस वक्त मुझे बना लें, क्योंकि मैं अगली बात बड़ी अहम करने लगा हूं। अहम से ज्यादा वो बात टेक्निकल है, क्रिटिकल बात है, समझने वाली बात है, वो बात मिस करने वाली नहीं। तो समझनी जरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी बारीक बात है,
उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आती जाएगी उस सूरत पे अगर आप साथ साथ सुनेंगे तो मेरे पास 15 मिनट है, 15 मिनट में मैंने वो बात करनी है। बात क्या है भाई, ये सवाल 1 साल पुराना, 2 साल पुराना है। जब आपने बचपन में यानी एफएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि आपके पास सेम साइज और सेम मैथ की एक डेस्क और एक हुप है जो एक चोटी पे मौजूद है, इंक्लाइन पे मौजूद है, वो रोल करना शुरू की, नीचे की तरफ आना शुरू की, तो भाई जमीन पे जो पहुंचेगी पहले उसकी वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी। सो आपने वो नीचे पहुंचने पे वेलोसिटी ऑफ डेस्क और वेलोसिटी ऑफ हुप कैलकुलेट की थी। ये वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ी थी, आपको काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल निकालनी पड़ी, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल निकालनी पड़ी। तो भाई वो सारी कैलकुलेशन अब मैंने कर दी है, अब आपने वो साथ साथ लिख लेनी है, नोट कर लेनी है, और चीजें कुछ समझने वाली हैं वो समझनी है। उन पे सवाल कैसे आते हैं पहले वो मैं चीजें लिखवाऊंगा, फिर सवाल बताऊंगा। सो मेक अ टेबल, टेबल में बनाता जा रहा हूं। यहां पे शेप्स आ गई, पहले शेप के ई आर रोटेशनल, के ई ट्रांसलेशनल, टोटल एनर्जी, फिर के ई आर रेशो के ई ट्रांसलेशनल। यही सवाल बना करते हैं अक्सर, या काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल की वैल्यू बताएं, ट्रांसलेशनल की वैल्यू बताएं, या ट्रांसलेशनल टू रोटेशनल की रेशो बताएं। तो आपको एक रेशो बता दूंगा, दूसरी आप ऑटोमेटिकली इनवर्स खुद ही फाइंड कर लेंगे, ट्रांसलेशनल टू रोटेशनल की रेशो। ठीक है जी। सो मैंने 3 चीजों की आपके साथ शेयर करनी है। वो 3 चीजों में से पहली चीज है राइट। अब आपने सॉल्व किया हुआ हुप की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकलती थी 1/2 mv²। इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी 1/2 mv² हुआ करती थी। तो भाई टोटल एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, दोनों को ऐड किया 1/2 mv², 1/2 mv² बोले तो mv²। अब देखो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल और रोटेशनल की रेशियो लेनी है, ये बराबर है, तो बराबर चीज की रेशियो 1:1 आती है। यहां तक बात समझ में आई? अगर यहां तक बात समझ में आई तो अगली चीज टेक्निकल है, अगली चीज गौर से समझना। बाज़ औक़ात वो सवाल ये पूछता है, हाय 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 बड़ी मजे की बात है, बाज़ औक़ात वो सवाल ये पूछता है कि काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल टोटल एनर्जी का कितने % है? तो भाई याद रखिएगा ये ½ mv² है, ये mv² है, तो इट इज 50% ऑफ टोटल एनर्जी। 50% बोले तो हाफ ऑफ टोटल एनर्जी। इसी तरह ये सवाल इस तरह भी पूछता है कि काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल ट्रांसलेशनल का कितने % है? भाई ये दोनों बराबर है ना, तो याद रखिएगा बराबर को परसेंटेज की जुबान में 100% कहते हैं। 100% ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल। अगर सवाल, अब सवाल गौर से सुनिएगा कैसे आएगा। अगर सवाल आ जाए कि भाई व्हाट इज द % ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टोटल एनर्जी, यू विल से 50%। यस हबीबा शाबाश। अगर कहे भाई व्हाट इज द % ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि बराबर है, यू विल से 100%। सो इट अनीसा मैंने रिपीट कर दिया, ठीक है, मैंने आपके कमेंट से पहले रिपीट कर दिया। देखें मैं कितना अच्छा हूं, दिल की बात समझ लेता हूं। अच्छा आगे चलते हैं, कुछ नहीं कभी कभार ऐसे ही हो जाता है। हुप के आगे चलते हैं, डेस्क। अच्छा अनीसा के समझ में नहीं आया तो मुझे बताइएगा, मैं फिर समझा दूंगा। अच्छा जी डेस्क में देखते हैं जरा, डेस्क लिखा नजर आ रहा है? डेस्क तो लिखा नजर आ रहा है पर मैं नजर नहीं आ रहा। सर पल्ले नहीं पड़ा, ओके रिपीट करते, नो प्रॉब्लम। देखिएगा शुरू से हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हुप की कैलकुलेट की थी, वो सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बस आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, वो 1/2 mv² थी। हमने ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट की थी 1/2 mv²। यहां तक जो मैंने 2 बातें की ईशा बताएं समझ में आई हैं, ईशा और अनीसा, अभी जो मैंने 2 बातें की ये समझ में आई, सिर्फ इतना बताएं। और बाकी भी मेरी खवातीन, छोटी बहनें और बाकी भी हजरात जो 54 बैठे हैं,
हाँ भाई बताओ भाई, ये पॉइंट समझ में आया? ट्रांसलेशनल की वैल्यू भी 1/2 mv स्क्वायर है और रोटेशनल की वैल्यू भी 1/2 mv स्क्वायर है। ये पॉइंट समझ में आया? ठीक है जी, उम्मीद है ईशा बच्चे आपको भी समझ में आया होगा, सिंपल सी बात की है। और अनीसा आपको भी समझ में आया होगा। गॉट इट, ईमान ने भी कह दिया। इसी तरह आगे चलते हैं, मैंने कहा कि भाई इनकी आपस में रेशियो क्या है, बराबर है, रेशियो 1:1 आ गई। फिर मैंने अनीसा, फिर मैंने कहा कि भाई रोटेशन, अच्छा अनीसा को ना शायद मेरा ख्याल है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में प्रॉब्लम हो रही है। चलें अनीसा आपके लिए और ईशा आपके लिए, चलें सिर्फ आई गेस ईशा को समझ में आ गई, अनीसा को रह गई। अनीसा आपके लिए रिपीट कर देता हूं, हुप 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 है ये हुप। हुप जब पहाड़ पे से गोल गोल घूमता आएगा तो देखें ये हुप जो है ये गोल गोल भी घूम रहा है और साथ साथ नीचे भी आ रहा है। इस हुप के पास दो एनर्जीज हैं, एक बॉल की तरह रोटेट कर रहा है, एक इसकी रोटेशन की एनर्जी है, उसे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और एक क्योंकि सीधा भी ट्रेवल करता हुआ आ रहा है इसे ट्रांसलेशन भी कहते हैं। इसकी दो एनर्जीज हैं, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को सॉल्व किया था, उसका फॉर्मूला भी mv स्क्वायर आया। ट्रांसलेशन को सॉल्व किया, उसका फॉर्मूला भी 1/2 mv स्क्वायर है। तो सवाल था कि टोटल एनर्जी क्या होगी। तो बैटरी चेंज कर लें यार। अच्छा बच्चों, होप सो कि अब बैटरी चेंज हो गई। अब जरा वापस ईशा और क्या नाम था, अनीसा से मैं मुखातिब हूं। सो हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया था 1/2 mv स्क्वायर, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था 1/2 mv स्क्वायर। कहता है भाई टोटल क्या होगी, टोटल इन दोनों को ऐड करके आती है 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/2 mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर, बोले तो फुल mv स्क्वायर। उस्मान मुश्किल नहीं है, असल में हमने ना ये एफएससी में मगरों लाया होता है, हमें सही तरह पढ़ाया नहीं गया होता, इसलिए मुश्किल लग रहा है। सारी की सारी बातें मेरी एफएससी वाली हैं जो मैं यहाँ पे थोड़ी सी एडवांस लेवल पे करवा रहा हूँ। अब वो एडवांस लेवल की इसलिए समझ में नहीं आ रही क्योंकि बेसिक्स नहीं बनी हुई, हमें एफएससी में ये टॉपिक वो सही करवाया नहीं जाता। अच्छा उसके बाद अच्छा देखा ईशा, अब मैं तुम्हारा प्रॉब्लम समझा। तुमने कहा इसमें ओमेगा आना चाहिए, मैं ककरे जाऊं। देख बेटी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हुप का फॉर्मूला है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा आ गया। अब इससे आगे बढ़ते हैं। हुप के लिए मैंने अभी बताया था अपनी बेटी को, I ऑफ हुप होता है mr स्क्वायर, ऐसे ही है, I की वैल्यू पुट कर दे 1/2 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बोले तो v स्क्वायर, शुक्र है, ठीक है। सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है बेटी, बात समझ में आई? ईशा बता पुत्र, बात समझ में आई? है ओमेगा आ गया, ओमेगा की मदद से फिर हमने ये फॉर्मूला बना लिया जो मैं कह रहा था कि आपने पढ़ा हुआ, सॉल्व किया हुआ। समझ में आई बेटी बात? ओ बता दो, शाबाश 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 शाबाश, आइजैक। ओ गॉट इट, चलें जी, गॉट इट आ गया, ग्रीन सिग्नल मिल गया। चलें जी, इसी तरह फिर मैंने रेशियो जब निकाली तो 1:1 टोटल mv स्क्वायर। फिर मैंने कहा सवाल बाज़-औक़ात इस तरह से पूछा जाता है, भाई काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल टोटल का कितने परसेंट है। देखो टोटल mv स्क्वायर है, रोटेशनल हाफ mv स्क्वायर है, उसका आधा है, आधा बोले तो 50%। बाज़-औक़ात सवाल इस तरह से पूछा जाता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल का कितने परसेंट है। अब भाई ट्रांसलेशनल है हाफ mv स्क्वायर, रोटेशनल है हाफ mv स्क्वायर, बराबर है, तो बराबर को 100% बोलते हैं। अगली चीज है डिस्क। तो भाई डिस्क के लिए भी वैल्यूज मैंने कैलकुलेट की हुई है। डिस्क के लिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है 1/4 mv स्क्वायर, इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv स्क्वायर। ईशा और अनीसा, उम्मीद है बात समझ में आ जाएगी क्योंकि ये मैंने पहले कैलकुलेट कर दी है, कैलकुलेट करनी मैंने आपको सिखा दी है, ठीक है। सो ये 1/4 mv स्क्वायर, ये 1/2 mv स्क्वायर, टोटल किया ऐड करके तो जवाब आता है 3/4, 3/2 नहीं 3/,
3/4 mv², ऐड करेंगे दोनों को, जवाब आ जाएगा 3/4 mv²। सो ये टोटल आ गई। हाय 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 हाय। अब सवाल सुनिएगा गौर से, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टू रोटेशनल? देखो यार, 1/4 क्वार्टर को बोलते हैं, 1/2 हाफ को बोलते हैं। सो हाफ और क्वार्टर क्या रेशियो होती है? 2:1। भाई ट्रांसलेशनल डबल है, ये हाफ है, तो भाई ये क्या बन जाएगा? इट बिकम्स 1:2, ट्रांसलेशनल डबल है 2:1। ये देखो ना, ये हाफ और ये क्वार्टर, तो भाई हाफ क्वार्टर से कितना ज्यादा होता है? दुगना। क्वार्टर को दुगना करो तो हाफ आता है। सो इट इज 2 times दिस। 2:1 आपके पास रेशियो आ गई। सो अगर मैं थोड़ा सा यहां पे करके लिखूं तो चीजें जरा बेहतर तौर पे इसके नीचे लिखी जाएंगी। इसी तरह फिर सवाल आता है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टोटल एनर्जी? ये 1/4 है, ये 3/4 है। परसेंटेज मैंने कैलकुलेट कर ली हुई है, जरा लिख लो। ये 33% ऑफ टोटल एनर्जी बनती है, और ये 1/4 है, ये 1/2 है, ये आधी है, इसका आधी है, तो याद रखिएगा इट इज 50% ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल। लिख लो, हो गया। अच्छा, एक कदम आगे मैं जरा देख लूं कि आप लोगों को नीचे व्हाइट बोर्ड नजर आएगा, तो फिर मैं लिखता हूं आगे। यहां पे लिखा नजर आएगा? आएगा, आएगा भाई आएगा। अच्छा भाई, डिस्क हो गई। फिर उसके बाद आखिरी चीज सफेयर। सफेयर के लिए कैलकुलेट कर ली, किताब में सिर्फ डिस्क और हूप है और कोई नहीं है। मैंने सफेयर कैलकुलेट कर ली है, बस लिखते चले जाओ। सफेयर के लिए काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल होती है, उसका फॉर्मूला 1/5 mv², और काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल होती है 1/2 mv²। तो टोटल इन दोनों को ऐड करके आएगी, क्या आएगी? इन दोनों को ऐड करके 7/10 mv²। अब इन दोनों की रेशियो कैलकुलेट करनी है। इन दोनों की रेशियो भी मैंने कैलकुलेट कर ली हुई। ट्रांसलेशनल टू रोटेशनल की रेशियो होती है 5:2। लिख लो। और भाई उसके बाद अगली चीज, इसकी टोटल के साथ कितनी परसेंटेज है? ये टोटल का 28% होती है। इट इज 28% ऑफ टोटल एनर्जी, और साथ ही लिखा नजर आ रहा है, और साथ ही यहां पे आएगा, नजर आएगा, और साथ ही ये का इसका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का 40% होती है। जस्ट राइट इट डाउन। ये टेबल नोट कर लीजिए, टेबल आपके पास लिखा हो। ठीक है जी बच्चों, मैं देख लूं कि जो चीजें मैंने लिखी हैं आपको क्लियर है। ओके, यस, थिंग्स आर क्लियर, एवरीथिंग इज। ले जी, जबरदस्त हो गया काम। अच्छा, अगर तो ये बात समझ में आ गई तो एक कदम फिर आगे चलते हैं। आज मैं आपके 2-4 मिनट ऊपर ले जाऊंगा। सवाल है, यहां पे सवाल की जगह नहीं थी, यहां पे लिख देते हैं, व्हाट इज द परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल विद रिस्पेक्ट टू टोटल एनर्जी? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी नन। सो आपके लिए चीजें मैंने मिटाई नहीं, चीजें आपके सामने, जवाब आपके सामने लिखा है। इसी जवाब में से सवाल, इसी सवाल का जवाब आपके सामने लिखा है, जवाब निकाल के मुझे बताएं। हाँ जी, क्या ख्याल है? शाबाश 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 शाबाश, गुड। उस्मान, आई नीड द आंसर फ्रॉम यू। जरा जवाब दीजिएगा। आप लोग जिस तरह से कमेंट जितनी स्पीड से करते हैं ना, मैं आज बता रहा था कि मुझे आप लोगों को देखे, मैंने पहले भी बात की थी, मुझे आप लोगों को देखे ना वो मुन्ना, अगर आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी देखी है तो मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी का कैरेक्टर मुझे याद आ जाता। उसमें एक कैरेक्टर होता था आनंद भाई, ये ना खाता है, ना बोलता है, ना सुनता है। आपका भी वो हिसाब बनता था। आपसे पूछो ना, समझ आई? लाश, डेड, ये तो चलती फिरती लाशें हैं, मैयतें हैं, वो हिसाब हो जाता है।
50%। किस चीज की? तैयबा ये देखिएगा, बाकी तमाम बच्चे बिल्कुल जिन्होंने 50% जवाब दी, शाबाश। सामने लिखा हुआ था काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज द 50% ऑफ टोटल एनर्जी। गुड, बल्कि ग्रेट, शाबाश। ले जी, बात समझ में आ गई? शाबाश उस्मान, शाबाश। ताजीन, ताजीन, शाबाश। ताजीन इसका मतलब क्या है? ताजीन नाम होता है, ताजीन मतलब इज्जत। और तैयबा किस चीज की? क्या आगे भी तो बता बेटी। लो भाई, फिर आगे एक सवाल और, एक पॉइंट और मैं ये मिटा रहा हूं। बस एक आखिरी पॉइंट आपको दे के फिर उसके बाद इंशाल्लाह कल चैप्टर को वाइंड अप दूंगा। एक आखिरी पॉइंट आपको देना है, बड़ा मजे का शॉर्टकट है, शॉर्टकट पॉइंट है, वो आपको दे के फिर उसके बाद आगे चलूंगा। सर कैसे? हफ्सा क्या चीज बेटी? अडोरेंट, ओके, अडोरेंट। आइजा बेटी क्या चीज? रिपीट। हुप, मैंने बोल दिया था हुप। हफ्सा हुप की पूछी थी, हुप की पूछी थी। मैं जज्बाती हो गया, हुप की मैंने बोल दिए थे पर शायद मैंने लिखा नहीं। ओके ओके ठीक है, तो मैंने हुप की पूछी थी, ठीक है। आप समझ में आ गया? अगर क्लियर नहीं तो मैं फिर बता देता हूं, कोई मसला नहीं, मुझे बताएं। साजिद क्वेश्चन ये था कि परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी रोटेशन ऑफ हुप विद रिस्पेक्ट टू टोटल एनर्जी। तो वो 50% मैंने टेबल बनाया था, टेबल के टॉप पे 50% ऑफ टोटल एनर्जी था, तो उसका जवाब सही 50% था, ठीक है। बाकी जिन बच्चों को समझ में नहीं आया चलें अब सही, वो मैं कुछ ज्यादा जज्बाती हो गया हूँ। ले जी, अब बात करते हैं वेलोसिटीज पे। वही दो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, एक है डिस्क, एक है हुप। दे बोथ आर रोलिंग डाउन द हिल, वो हिल से रोल डाउन होते हुए नीचे आ रहे हैं। अगर तो बातें समझ में आ रही है ना, तो बस पे मुझे 2 मिनट और दे दो, 2 मिनट के बाद वाइंड अप। दे आर रोलिंग डाउन द हिल, वो एक हिल से रोल डाउन होती हुई नीचे आ रही है। आपने बचपन में सवाल पूछा था, आपसे बचपन में सवाल पूछा गया था, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ हुप एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ डिस्क। तो आप लोगों ने मेरा पुत्र सॉल्व करके, कैलकुलेशन करके, वो वाली कैलकुलेशन जो हर बच्चे को मौत लगती थी, वो कैलकुलेशन करके वेलोसिटी ऑफ हुप निकाली थी। अंडर रूट जी एच, एच किड्डा पढ़ा लिखा है, अंडर रूट जी एच, और इसकी वैल्यू निकाली थी डिस्क की अंडर रूट 4/3 जी एच, जिसपे आपने कहा था कि भाई डिस्क नीचे पहले पहुंचेगी क्योंकि डिस्क की वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ऑफ डिस्क इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ हुप। याद है? अब सवाल देखना मैं क्या पूछने लगा हूं। सवाल मैं पूछने लगा हूं, आई एम गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन। सवाल है what is the velocity of sphere of hollow sphere। लें ऐसे कर लेते हैं, hollow sphere और rolling down the hill of height h। Option A is under root 7/10 GH. Option B is under root 10/7 GH. Option C is under root 6/5 GH. Option D is none. हाय 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 हाय, यही तो कयामत है। फरहा, ये सवाल बचपन में पूछा गया था, एग्जामिनर ने पूछा था आपसे। तो भाई बचपन में बताया गया था हुप और डिस्क के लिए। अब मैंने पूछ किसके लिए लिया? हॉलो स्फीयर के लिए। सो अगर आप हॉलो स्फीयर के लिए वो सारी कैलकुलेशन करने बैठे तो यकीन करें आप बुढ़े हो जाएंगे और साल खत्म नहीं होगा, पेपर खत्म हो जाएगा, अगले एंट्री टेस्ट का टाइम आ जाएगा,
मगर ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, लेंथी आपको आइडिया है कितना लेंथी है। सो इसके लिए आप शॉर्टकट क्या अप्लाई करेंगे, हाउ कैन यू सॉल्व इट, 10/7 बी। अब बख्तावर जज्बाती हो गई, अनीसा बी, सानिया बी। तो भाई इसका सही तरीका क्या है सॉल्व करने का, याद रखिएगा इसको सॉल्व करने का शॉर्टकट मेथड है वेलोसिटी ऑफ एनी शेप दैट इज इक्वल्स टू √2gh/1 + k। ये शॉर्टकट लिख लें, किसी भी चीज का जो कि इंक्लाइन से गिर रही हो उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करने का तरीका है √2gh/1 + k। दिस 1 + k इज इक्वल्स टू, ये 1 + a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ आई का कोएफिशिएंट। अब देखिएगा यहां पे हॉलो सफेयर दिया मैंने, हॉलो सफेयर जो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो क्या था, 2/3 mr²। तो भाई ये जो 2/3 है 2/3 है दैट इज द वैल्यू ऑफ k। तो भाई यहां पे इसको जरा ऐसे डब्बे में बंद करो और इस डब्बे में बंद करने के बाद बताओ भाई ये k है, वैल्यूज पुट करो, देखो क्या जवाब आता है, v इज इक्वल्स टू √2। मैं हैरान हूं, पता नहीं कितने कॉन्फिडेंट हो गए बी का जवाब दे ही जा रहे हैं, पता है कैसे करना है, 2/gh/1 + k is 2/3। ऐड करो और सॉल्व करो, ऊपर आ गया 2gh, नीचे एलसीएम लिया 3 + 2 5 3 + 2 5/3। ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा 6gh/5। तो भाई 6gh/5 ऑप्शन सी बनती है। हाँ भाई पॉइंट समझ में आया, बताओ भाई जरा मुझे, कोई भी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो बस यहां पे k की जगह k की रिक्वायर्ड वैल्यू पुट करें, जवाब आपके पास आ गया। फातिमा बेटा सी ऑप्शन है। लीजिए बच्चों इंशाल्लाह वी विल फिनिश दिस लेक्चर ऑन ट्यूसडे, टुमारो इज अ डिस्कशन, दिस वी विल फिनिश दिस लेक्चर ऑन वेडनेसडे इंशाल्लाह, ठीक है जी। तैयबा MGA 7/2 V2, वो 7/10 बेटी हॉलो सफेयर नहीं था, वो सफेयर का था। 7/10 जो है ना वो सफेयर का मैंने करवाया। आपकी बात ठीक है तैयबा, वो मैंने वो आप वैसे भी कर सकते हैं, वो सफेयर के लिए था सवाल, हॉलो सफेयर के लिए। हॉलो सफेयर के लिए आई की वैल्यू 2/3, इसलिए मैंने तरीका ये बता दिया। अगर सफेयर का पूछूंगा तो आप वैसे ही करेंगे, ठीक है। उम्मीद है तैयबा आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है जी बच्चों। यहाँ पे मुझे इजाजत दें, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।